हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में 50 नंबर की आपको देखने के लिए मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फूलों के बारे में, यानी अबाउट फ्लावर्स। आपने कई प्रकार के फूल तो देखे होंगे, सभी फूलों की अपनी अपनी खूबी होती है और सभी के जो है कलर्स यानी अलग अलग होते हैं। कुछ फूल पानी के अंदर उगते हैं तो कुछ फूल झाड़ियों में उगते हैं, कुछ फूल औषधि का भी काम करते हैं तो कुछ फूल मौसम के अनुसार अपना जो कलर है उसे बदलते रहते हैं। कुछ फूल कांटेदार होते हैं और कुछ फूल बेल पर ही उगते हैं। तो चलिए हम इन फूलों के बारे में जानते हैं। फूलों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। पेड़ों पे लगने वाले फूल, तो पेड़ों पे जो फूल लगते हैं वो हैं गुलमोहर और पलास। जो पानी के पौधे पर उगते हैं वो हैं कमल और कुमुदनी। जो फूल झाड़ियों पर लगते हैं वो है गुलाब और बेला। जो फूल बेल पे लगते हैं वो है चंपा और रात की रानी। जो फूल साल भर खिलते हैं वो हैं आपके गुलाब और गुड़हल। नेक्स्ट है जो फूल किसी खास महीने में ही लगते हैं यानी खिलते हैं वो है गेंदा और डहेलिया, जो कि अक्टूबर और फरवरी माह में ही खिलते हैं। जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं वो है रात रानी और हरसिंगार। जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं वो हैं आपके कमल और सूरजमुखी। वह फूल जिनको आंखें बंद करके भी खुशबू द्वारा पहचाना जा सकता है वो है आपके गुलाब और बेला। वह फूल जिनके इस्तेमाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो हैं आपके गुलाब और गुड़हल। अब हम आगे बात करते हैं। गुलाब के फूल को औषधि के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। गुलाब त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। यदि गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला दिया जाए तो इस मिक्सचर को अपनी स्किन पर लगाते हैं, और अगर स्किन जो है आपकी खास रूप नहीं देती है तो इसे लगाने से शरीर में यानी आपकी स्किन में कहीं रूखापन है तो इसे मिक्सचर की सहायता से उस रूखेपन को भी आप दूर कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन कोमल हो जाती है। अब हम बात करते हैं वहीदा प्रिज्म खान की। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से ये एक मानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनके बारे में, यह एक ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी और किसी भी सेना में यह बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके गांव का नाम थन्ना मंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्टल कोड की। पोस्टल कोड को हम जिप कोड और पिन कोड भी कहते हैं। इंडियन पिन कोड नंबर का जन्म 15 अगस्त 1972 को हुआ था। जिप का फुल फॉर्म होता है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान और पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड यानी पोस्टल जो है, इस कोड को 6 डिजिट का एक यूनिट नंबर होता है और 16 अंक के नंबर में पूरे एरिया की जानकारी इसमें छुपी हुई होती है। उन्हीं अंकों से हमें पता चलता है कि इस पोस्ट कार्ड को कहाँ पे भेजना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, पहला अंक क्षेत्रों में से एक को इंगित करता है। दूसरा अंक उप क्षेत्र या पोस्टल सर्कल राज्यों में से एक को इंगित करता है। तीसरा अंक छटाई राजस्व जिले को दर्शाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, अंतिम 3 अंक वितरण डाकघर को संदर्भित करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कबड्डी खेल के बारे में। तो कबड्डी खुले मैदान में 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक प्रकार का प्रमुख खेल होता है। इसमें एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उसकी जगह इन अतिरिक्त खिलाड़ियों में से वहाँ भेज दिया जाता है और फिर वह उसकी जगह खेलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कबड्डी खेल 15-15 मिनट की 2 पारियों में होता है और दोनों पालियों के बीच 5 मिनट का इंटरवल यानी मध्यावकाश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कबड्डी खेल का मैदान 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार रूप का होता है। यह 2 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं कबड्डी खेल के अंदर कितनी लाइनें होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है बाउंड्री लाइंस। सेकंड है आपका प्ले एरिया लाइंस। थर्ड पॉइंट होता है मिड लाइन। फोर्थ है बोनस लाइन और आपका लास्ट है बोलक लाइन।
और ये सभी कबड्डी लाइन्स आपके खेल से संबंधित होती हैं। अब हम बात करते हैं पत्ते यानी लीफ के बारे में। पत्ते रुएदार होते हैं, पत्ते हाथी के कान जैसे होते हैं, कटे फटे जैसे होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया आदि इन सभी में पत्ते होते हैं। नेक्स्ट है आपका विष्णु चिंचालकर जी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। इनकी खास बात यह है कि ये सूखे पत्ते से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमरूद यानी गुआवा के बारे में। अमरूद के पत्ते छोटे और खुरदरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमरूद के पेड़ पर फूल लगते हैं। नेक्स्ट है अमरूद के पत्तों को चबाने से दांत ठीक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमरूद के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जानवरों के शिकार के बारे में। हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और सांप का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। उनकी खाल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और फिर उन्हें मार्केट में यानी बाजार में बेच दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है और उस खुशबू से इत्र यानी सेंट बनाया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जा सकता है। पहाड़ से उतरने को रैटलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आम। आम के बारे में हम बात करते हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ यानी मामिड़ी तांड्रा बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का अचार रखने से पहले बर्तनी को या फिर शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशी में नमी ना रहे और सारी नमी निकल जाए। अगर शीशी में यानी कांच के जो डब्बे होते हैं उनमें थोड़ी भी नमी रह जाती है तो अचार आपका सड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बहुत सारे आम दे दिए जाएं तो आप उनको 1 साल तक कैसे खाओगे, तो उसका उत्तर है कि आप आम का अचार बना के रख सकते हैं। आप आम का आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी या फिर रस आदि कई प्रकार की चीज़ें बना के उसे प्रिजर्व कर सकते हैं यानी उसे सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेड के बारे में। किसी भी ब्रेड या अन्य उत्पादन के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें यह भी लिखा होता है। उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी लिखा होता है। इसलिए जागरूक नागरिक बनिए और कुछ भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेट को आप ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड से सड़ने के कारण आती है। यदि ब्रेड ऐसे ही रखा रहा और हवा के संपर्क में रहा तो वह ब्रेड खराब हो सकता है, उसमें फफूंदी लग सकती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आते हैं। यदि ब्रेड आधा खराब हो जाए तो उसे तोड़कर ना खाएं क्योंकि वह पूरा ब्रेड ही खराब हो चुका है। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर 5 तक के जो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में कैसे विभाजित किया गया है। पॉइंट फर्स्ट है आपका परिवार एवं मित्र। पॉइंट सेकंड है भोजन यानी फूड। नेक्स्ट है आपका पानी यानी वाटर। फोर्थ पॉइंट है आवास यानी शेल्टर। फिफ्थ पॉइंट है यात्रा यानी ट्रैवल। और आपका लास्ट पॉइंट है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं यानी थिंक वी मेक एंड डू। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हाथी यानी एलिफेंट के बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत भी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है और फिर उससे जो है हवा भी कर लेता है। 3 महीने के हाथी का लगभग 200 किलोग्राम का वजन होता है। एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और वही झुंड का नेतृत्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब हाथी 15 से 14 साल तक का हो जाता है तब वह हाथी उस झुंड में नहीं रहता और झुंड को छोड़ करके चला जाता है। अब हम बात करते हैं पंछी यानी बर्ड्स के बारे में। बसंत गौरी का नाम
बसंत गौरी नाम की जो चिड़िया है यह गर्मियों में टुक-टुक करती रहती है। टुक-टुक करने से पेड़ों में छेद हो जाता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बना के उसमें अंडे को रखती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स शक्कर-खोरा यानी सनबर्ड के बारे में। शक्कर-खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। इसका घोंसला बालों से और मकड़ी के जालों से, पतली टहनियाँ, घास, सूखे पत्ते और रुई पेड़ की छाल इन सब के टुकड़ों और कपड़ों के चीथड़ों से अपना घोंसला बनाते हैं। अब हम बात करते हैं दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलती है और उनसे एक थैली जैसी संरचना बना लेती है जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद हो जाता है और उसमें वो अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीलबाज और गिद्ध के बारे में यानी काइट से ईगल और वल्चर के बारे में। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। चील की जो है पूँछ खाने वाली होती है जिसमें बहुत ही खाँचे होते हैं। ज़मीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर बैठी है, तो वह वहाँ से एक चींटी को देख सकती है जो कि धरती पर चल रही होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते हैं और आकाश में ऊँचाई पर काफ़ी समय तक उड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नर बीवर पंछी यानी मेल बीवर बर्ड्स के बारे में। तो नर बीवर पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पंछी उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर उसमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उसमें ही वो अंडे देती है। अब हम बात करते हैं फाख्ता यानी डव के बारे में। फाख्ता कैक्टस जो है कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ऐसी जगह वह घोंसला दुश्मनों से बचने के लिए बनाती है। अब हम बात करते हैं उल्लू यानी आउल के बारे में। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जहाँ तक वो है 360 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकते हैं। मैना के बारे में हम बात करते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है और मैना गुलाबी रंग के बच्चे पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कलचिड़ी यानी इंडियन रोबिन के बारे में। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है। घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई इन सबको बिछा के कलचिड़ी रहती है। यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है और इनकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। अब हम बात करते हैं कौवा के बारे में। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है जिसे कौवे अपना अंडा समझ के पालता है। गौरैया यानी स्पैरो के बारे में हम बात करते हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, मतलब घर के आसपास ही ये अपना घोंसला बनाती है। अब हम बात करते हैं कबूतर के बारे में। कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप। हमारे देश में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है दुबोइया, सेकंड नाग, थर्ड है आपका करेंत, फोर्थ है अफाई। अब हम बात करते हैं सांप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जहर चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाते हैं और फिर आराम करते हैं। जब तक उसका शिकार पच नहीं जाता तब तक वो आराम करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह सिर्फ ज़मीन पर हुए कंपन से ही सुन पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वह नागिन बनी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उनके पकड़ने का तरीका काफ़ी अलग था। सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को शांत करते थे जिससे वह सांप को पकड़ने जाते थे। तब वह उनकी ध्वनियों को महसूस कर पाता था जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह शांत है। नेक्स्ट पॉइंट है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। यह सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। केवल ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सांप किसान का मित्र लेकिन केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है।
और सांप किसान का मित्र भी है क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में भी मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और आप वहां पर खड़े हों तो सबसे पहले उस सांप का फोटो खींच लें और जब उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाए तब आपको डॉक्टर को बताना है कि इस सांप ने इसको काटा है। तब वह डॉक्टर तुरंत पहचान जाएगा कि इसको किस प्रकार का एंटीडोट देना है। अब हम पकाने के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि भून के, उबाल कर और तल के और सेक कर। यानी पकाने का जो साधन है वो भूनना, उबालना और तलना और सेकना। अब हम बात करते हैं उधियों के बारे में। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर और उसको सील बंद करके रख देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। गुजराती भाषा में ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। अब हम बात करते हैं लिंग हू फेन के बारे में। लिंग हू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। ब्रेल लिपि यानी ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के औजार से खेल रहे थे और खेलते हुए इनके साथ एक घटना घटी जिनसे इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लुइस ब्रेल पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे तो वह पढ़ने और लिखने के बहुत सारे तरीके सोचने लगे और फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ जिससे कि 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करके यानी छू करके पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फैमिली यानी परिवार के बारे में। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। जॉइंट फैमिली में जब कि संयुक्त परिवार में पूरा परिवार होता है, जैसे कि दादा दादी, चाचा बुआ और माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी और माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थवर्म यानी केंचुए के बारे में। केंचुए ज़मीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम करते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है और ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह किसान की मदद करते हैं, खेत को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसान की आमदनी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं चींटियाँ यानी आंट्स के बारे में। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इस प्रकार सभी चींटियाँ अपना अपना काम करती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है। अगर वह चींटी कहीं दूर निकल जाती है तो अपनी गंध की वजह से वापस अपने स्थान पर लौट आती है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रेल टिकट में लिखी जानकारी के बारे में। तो इसमें ट्रेन का नंबर लिखा होता है, ट्रेन का नाम लिखा होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय लिखा होता है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय लिखा होता है, टिकट प्रारंभ होने का स्थान लिखा होता है, टिकट समाप्त होने का स्थान, इसका नाम भी लिखा होता है, बर्थ का नंबर भी लिखा होता है, किराया लिखा होता है, कुल दूरी लिखी होती है, पीएनआर नंबर लिखा होता है, श्रेणी भी लिखी होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मच्छर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, मच्छर हमारे शरीर की जो गंध है, खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से ये हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल या फिर दूसरा तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव है कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है, यानी मच्छर पैदा होने से पहले ही मर जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब हम आपको बताते हैं मच्छरों से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय।
तो घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी और कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल डाल लें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडों को खा जाती हैं। मक्खी के डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर की दूरी से ही पहचान लेता है। अब हम बात करते हैं रैट यानी चूहा के बारे में। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके जो है सुनने और स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्लू। इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। घर को एस्किमो प्रजाति द्वारा ये बनाते हैं और इन घरों को ही हम इग्लू कहते हैं। अब हम बात करते हैं असम के बारे में। असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश और आपदा होती है। यह घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स केरल के बारे में। केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल जिसे केरल के लोग उबाल के खाते हैं। यह देखने में सफ़ेद शकरकंदी जैसा होता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम भाषा होती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा और चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। कथकली नृत्य केरल में होता है। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। इनकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड का दूसरा सबसे बड़ा जिला मल्लापुरम जिला केरल में है। राजस्थान के बारे में अब हम बात करते हैं। राजस्थान में जो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में टैंक को ढका और राजस्थान में अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जाके गिरता है और बाद में इसे छान के उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। टैंक लगाव 16 मीटर ऊंचा है और जो राजस्थान के जालोर, पतनिया, झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल बाद यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं वे पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील यानी जागरूक हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ी गांव यहाँ राजस्थान में ही है, जो कि खिचड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी लकड़ी से लोग अपनी चौखट भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा यह नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे ख़त्मबंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें टैप कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना हुआ होता है। कुछ पुराने घर के पत्थरों के बने हुए होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ियों के भी होते हैं और दरवाजे और खिड़कियों में भी यहाँ सुंदर मेहराब होते हैं। शिकारा नाव
पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को पकाकर खाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछलियों को पका के खाया जाता है। कहवा कश्मीर की एक खास में किस्म की चाय होती है। उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मनाली के बारे में। मनाली में बारिश अक्सर होती रहती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना होता है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। अब हम बात करते हैं मृत सागर के बारे में। फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि सागर में लोग डूब जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सागर है जिसमें शरीर बिना किसी मूवमेंट के तैर सकता है। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इतना नमकीन पानी है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिला दें तो पानी इसका उसका अनुपात का पानी इस मृत सागर में है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेट रहे हों। मृत सागर आपको जॉर्डन, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ यानी टाइगर के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। सही स्थिति का पता लग जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरी बार इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पता करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है और उसे पता होता है कि यह आवाज़ प्राकृतिक है या किसी शिकारी की है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लंगूर के बारे में। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पे बैठ करके अपने आसपास आती मुसीबतों को देख के एक खास तरह की आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है जिससे उसके साथी चौकन्ना हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है, यानी 11 से 12 फीट, और इसकी पंक्तियाँ बहुत कम मात्रा में होती हैं। वह पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 मीटर तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए या पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डाल करके पानी को निकालते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जी यानी वेजिटेबल्स के बारे में। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूलों की होती हैं, कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां हैं आपकी हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आए हैं। गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई। सोयाबीन चीन देश से आई है। अब हम बात करते हैं बीजों के बारे में, यानी बीज और सीड्स। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा के रखते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थीं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर दूर तक फेंक देते हैं। कपड़ों में चिपककर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पंछी अपनी चोंच में बीज को दबाकर ले जाते हैं। जब ये बीज कहीं गिर जाता है तब वहाँ पौधा उगाता है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज पाया जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोई गई कई बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए तो आधे नहीं, तो इसका कारण होता है कि बीज क्षतिग्रस्त बीज में से टूट गए। बीजों में कीड़ा लग चुके थे। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं जैसे गुलाब, गन्ना और केला आदि। माइक्रोस्कोप से बीजों को बारीकी से देखने पे पता चलता है कि बीजों में छोटे छोटे छेद होते हैं। इनकी मदद से बीज कपड़े में और कपड़े को रेशों पे चिपक जाते हैं। यह देखकर मास्टर को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो दोनों से चिपक जाती है और खुलने पर चरचा की आवाज़ आती है, यानी चर की आवाज़ आती है, जैसा कि आपने अपने अपने जो है बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में देखा होगा और इसका आपने यूज भी किया होगा। यह एक तरह की चिपकन है जो चिपक जाती है और छूट जाती है। पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं जैसे कि जड़, इसको हम मूली, गाजर, चुकंदर तथा आलू, प्याज, अदरक के रूप में खाते हैं। पत्ता, धनिया पत्ता, गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, इन सबको हम पत्ते के रूप में खाते हैं।
बीज को हम चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, फूल, सहजन और केला, कचनार, फली और मटर के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार। बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों और आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में जानवर और इंसान, फूल, पेड़, पंछी, मछलियाँ आदि का यूज़ हम करते हैं। इन सबको हम बनाते हैं। जीव-जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम इसी ज़िले के नाम पर ही पड़ गया था। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। बिहार के मुजफ्फरपुर का वह चाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन और शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय माना जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी अवश्य होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली जो मक्खियाँ हैं ये भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूँढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हैं और दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। इस तरीके से यह इनका एक सिग्नल होता है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है जिसे मधुमक्खियाँ बड़े चाव के साथ खाती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह भी है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाई जाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल खिले हुए नज़र आते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के फूल मिलते हैं। पीले-पीले फूलों में जो लंबे चौड़े कालीन बनाए जाते हैं। पीले-पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं और कहीं-कहीं अचानक घास के बीच छोटे-छोटे तारे जैसे फूल खिले हुए हमें दिखाई देते हैं। इस घाटी में कितने प्रकार के फूल हैं जो फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। अब हम बात करते हैं जानवरों के बारे में। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंगी देख पाते और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कुछ तो बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, वह अंडे देते हैं। कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है, वह अंडे देते हैं। जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? तो गाय 4 घंटे सोती है, बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। स्लॉथ की बात करें तो हम स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। स्लॉथ 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं यानी 8 बार ही अपना पेड़ जो है बदलते हैं। स्लॉथ सप्ताह में 1 बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में ये रहते हैं उसी के पत्ते खा कर के ये अपना पेट भरते हैं। मगरमच्छ के छोटे-छोटे जैसे मगरमच्छ के छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे-छोटे कान होते हैं, छेद जैसे जो कि इसके भी कान दिखाई नहीं देते। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरों को बिजली की तरंगों से देती हैं। अब हम बात करते हैं पंछियों के बारे में। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर अलग-अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में भी रहते हैं। अधिकतर पंछियों की आँखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक समय में 2 अलग-अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं और जब अलग-अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, तब उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पंछियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आस-पास देखते हैं। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पंछी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर
चलकर आने वाले दुश्मन के लिए। दूसरी तरह की आवाज़ पंछियों के कान दिखते नहीं हैं। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं जो पंखों से या फिर जो है पंखों से ढके रहते हैं। पंछी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। अब हम बात करते हैं नेपेंथिस पौधा, जिसे हम घटपर्णी पौधा कहते हैं। नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े-मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है और यह पौधा लंबे घने घड़े जैसा दिखाई देता है, जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा हुआ होता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े-मकोड़े इसके अंदर फँस जाते हैं। अब हम बात करते हैं बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है। यह टहनियों से निकली हुई होती है और बढ़ते-बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। बरगद की जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती रहती हैं। अब हम बात करते हैं जंगल के बारे में। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें वह कर सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स घास के बारे में। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। अगर हम भी इन्हें हाथ से खींच आएंगे तो जड़ समेत बहुत ही मुश्किल से ये निकलते हैं। इनकी जड़ें पौधों को सहारा देती हैं और जल तथा खनिजों के अवशेष खनिजों को अवशोषित करती रहती हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कूट भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उपज आते हैं, यानी उगाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है। इन्हें निकालना इतना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इन्हें नहीं निकालेंगे तो ये सारा खाद और पानी ले लेंगे और फसल कम होगी, यानी ये फसलों का पोषण ले लेती हैं। अब हम बात करते हैं क्रोटोन पौधे के बारे में। क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उनकी दिशा को बता देते हैं, मतलब यह सिग्नल देते हैं। प्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पंक्तियाँ सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है और रोनाल्ड रोस भारतीय मूल के थे। मलेरिया से बुखार में कपकपी होती है और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया शरीर में मानसिक रूप से प्रभावित होता है। इससे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते और उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। अब हम बात करते हैं चोंगथोंग के बारे में। पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है जो कि यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की एक प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांद पर लोग अपने टेंट कोरबे कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगतांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप उपलब्ध नहीं है। रेमो का मतलब है टेंट के पास एक जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं और यह अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। यह परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित करता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटते समय उन्हें दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चढ़ाने के लिए भी ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल चांगवा लोगों द्वारा डाली गई बकरियों के बालों से बनाई जाती है। जिन बकरियों के मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इसमें से कुछ बाल बकरियां जो है गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इनका एक बार इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और 200 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेगर मेंडल के बारे में। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में सन 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ में बगीचे
में 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए थे। मटर के पौधे कुछ गुड़ी होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा होगा, और इन से निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदरे। बीज का रास्ता कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स तरुण भारत संघ के बारे में। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो कि जल संरक्षण वह जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक और सतर्क करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं, जिनसे लोगों को बहुत लाभ मिला है। अब हम बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लद्दाख के बारे में। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की होती है और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। लकड़ियों की जो सीढ़ी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है, इसलिए उससे अपनी छत बनाते हैं। ग्राउंड वाटर में जानवरों को ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वह अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय का वृष्टि छाया में ये पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के बारे में। जो है नल्लामंडा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद मिलती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तमिलनाडु में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं और इस बुनाई को ही पोचमपल्ली वह कलमकारी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मुंबई के बारे में। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 14 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में स्थित है। बाजरागांव महाराष्ट्र में स्थित है। कप परेड मुंबई में है। बच्चों के लिए खान प्लेग्राउंड मुंबई में स्थित है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान को उसके नाम पर पड़ा था। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। बरली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बेलवनी का गाँव कर्नाटक में स्थित है। होलागुंडी गाँव कर्नाटक में स्थित है और बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलागुंडी गांव में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है सेंट यानी परफ्यूम के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उसी ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती मिजोरम में होती है। अब हम बात करते हैं गोलकुंडा फोर्ट के बारे में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिससे बेसन सिया बोर्ड कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज बने हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया।
सुल्तान अबू हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इससे बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिसमें गंध होती है। डिफाइन होने के बाद इससे जो है मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी सिलेंडर वाला गैस और मोम कोल तार, ये सब बनता है। अब हम बात करते हैं घड़सीसर के बारे में। घड़सीसर का मतलब यहाँ पर तालाब से है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने लोगों के साथ मिलकर के बनाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि मौजूद थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब थे, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ जो है इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। कुआँ, बावड़ी, सीढ़ीदार कुएँ या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल के स्रोत के रूप में भी उपयोग होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स दांडी यात्रा के बारे में। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी। अब हम बात करते हैं मिड डे मील के बारे में। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1997 से लेकर 1998 तक यह कार्यक्रम देश के सभी इलाकों में आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक करा दिया गया था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया और वह लंबे समय तक एक्सप्रेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में वहाँ तक जगह नहीं बना पाते थे और एक जगह से दूसरी जगह तैर करके जाते थे। पानी भी नहीं रुकता था स्पेस में और बुलबुले बन के फ्लोट करते थे और पानी हवा में ही पीना पड़ता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए पानी के बबल को पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। स्पेस में टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चाँद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं। अब हम बात करते हैं चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण गर्ल्स की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें नहीं और पहनावे को गर्व से पहने। सबसे पहले अपनी संस्कृति पर शर्म आए नहीं। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी और तरह तरह के ढोल भी यहाँ पर थे। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने बांसुरी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के ओराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। उनको ओराव भाषा भी कहते हैं। फ्रेंड्स अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बछेंद्री पाल है हमारा अगला टॉपिक। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहाँ वे 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब यह कुल 12 वर्ष की थी। यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकोरा गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना जो है सिर झुकाया, झंडा फहराया। और अल-बरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे। उनका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी जिस देश से भारत में आए हुए थे उस देश का नाम था उज़्बेकिस्तान। अल-बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा था और उनके बारे में लिखा था। ख़ास तौर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगी थी। अल-बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते थे कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में काफ़ी माहिर हैं।
अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों और लोहे के कुंड और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी के बारे में किताबों से बहुत ज़्यादा पता चलता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन पर इस फसल को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिस जिस ज़मीन में खेती नहीं करते हैं उस जगह पर बाँस या जंगल उगाते हैं। उन्हें उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा के जला देते हैं और यह जो है ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जल जाएँ, जंगलों को नुकसान ना पहुँचाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियाँ, मिर्च और चावल आदि बो दिए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पेड़ों को और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएँ। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनेगी। स्थानांतरित खेती यानी झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। जल एवं खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक जल को पहुंचाया जाता है। यह वाहिकाएं या वेसल्स नली के समान होती हैं तथा जड़ और तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक यानी पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण यानी जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में ये संचित हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फल और सब्जियों के बारे में। जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों के नाम इस प्रकार से हैं: पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैंगन आदि। ये जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां हैं। और जो देर से खराब होते हैं फल और सब्जियां वो इस प्रकार से हैं: लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास। ये सभी देर से खराब होने वाले फल और सब्जियां हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस। वन्यजीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई के बीच में मनाया जाता है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला टॉपिक है नृत्य यानी डांसेस के बारे में। घूमर नृत्य आपका राजस्थान में फेमस है। भांगड़ा नृत्य आपका पंजाब में फेमस है। लावड़ी आपका महाराष्ट्र में फेमस है और चोंग नृत्य नागालैंड का है। ओडिसी नृत्य आपका ओडिशा में प्रसिद्ध है। बिहू नृत्य आपका असम में प्रसिद्ध है। मुखौटा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कथकली केरल में, छऊ झारखंड में, गढ़वाली नृत्य उत्तराखंड में, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में रासलीला और रासलीला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यक्षगान आपका कर्नाटक में प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य आपका गुजरात में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ब्यूमेंट के बारे में। माउंट ने मार्टिन के खिलाड़ी वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले थे। डॉक्यूमेंट की तालिका कुछ इस प्रकार से है।
इसमें बताया गया है कि खाने की चीज़ों को पचने में कितना समय लगता है। अगर हम उस खाने को गिलास में रख दें तब कितना समय लगेगा और अगर वह पेट में जाए तो तब कितना समय लगेगा। तो चलिए इस टेबल की बात करते हैं हम। ये है आपकी डॉक्टर ब्यूमेन टेबल। खाने की चीज़ें जैसे कि कच्चा दूध, इसको पचने में 2 से 15 घंटे लगते हैं। अगर हम गिलास में रख दें तो इसे 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। उबला हुआ दूध, इसे पाचन में आपके 2 घंटे लगते हैं। गिलास में रख दें तो 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। पूरी तरह उबला हुआ दूध जिसे 3 घंटे 30 मिनट में पचाया जा सकता है, लेकिन गिलास में रखने पर इसे 8 घंटे पचने में टाइम लगता है। कम उबला हुआ दूध ये 3 घंटे में पचता है और गिलास में रखने पर 6 घंटे 30 मिनट में पचता है। फेंटा हुआ कच्चा अंडा 2 घंटे में और गिलास में रखने पर 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा आपका 1.5 यानी 1 घंटे 30 मिनट में यानी 1.5 घंटे में, और इसको गिलास में रख दें तो ये 4 घंटे में पचता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके बारे में। डॉक्टर ब्यूमेंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारे पेट यानी खाने को ये खूब हिलाता रहता है। वे यह भी देख पाए कि मार्टिन दुखी था या परेशान होता था तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस जो है एसिड की तरह होता है। अब हम बात करते हैं पानी के बिल में दी गई जानकारियों के बारे में, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। पानी के बिल में उसका विभाग जैसे कि जल विभाग, यह क्या लिखा होता है, जैसे कि राज्य सरकार का नाम लिखा होता है। बिल किसके नाम से है ये भी लिखा होता है। कितने महीनों का बिल है ये सब लिखा होता है। बिल किस तारीख का है ये भी लिखा होता है। कितने पैसे भरने पड़ेंगे ये भी लिखा होता है। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगता है। अब हम बात करते हैं बगुला पंछी के बारे में। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़ों को खाता है। भैंस के कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है, जिससे दोनों का काम हो जाता है। इसीलिए बगुले को भैंस उड़ाती नहीं है, वो बगुला उसके ऊपर ही बैठा रहता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। मछली, मेंढक, सरीसृप और पंछी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर जो पंछी जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देने वाले जीव होते हैं, जिन्हें हम जरायुज कहते हैं। जैसे स्तनधारी, उनके कान दिखाई नहीं पड़ते तथा शरीर पर बाल होते हैं। अब हम बात करते हैं परागकण के बारे में। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें परागण कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया वो होती है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। बात करते हैं थ्रेसर के बारे में। दाने से बाल को अलग करने के लिए थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है निस्वान। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निस्वान कहते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख इनके आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। लुईस ब्रेल की 3 साल की एज में ही इनकी किसी दुर्घटना से आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारे नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक आपकी श्रीनगर में है, यानी डल झील आपकी श्रीनगर में है। शिकारा नाम की जो नाव है
इससे टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पंछी कीड़ों को खाकर फलों और कीड़ों को उनसे बचा लेते हैं। बज्जू नामक गांव आपका राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना ज़रूरी होता है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को हम लिंग हुफेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। वल्चर यानी गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा जाता है। हमिंगबर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख इसके ग्रे रंग के होते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण कारण यह होता है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, इससे घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनी हुई होती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं और राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे बारिश का पानी जो है इकट्ठा करते हैं और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीटेट पेडागोजी नोट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ कैटेगराइज यानी वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसे कि जानवर, वस्तुएं, ये सभी वस्तुओं को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए और मोटिवेट यानी प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। बच्चे को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर देना चाहिए, न कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताना चाहिए। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी जो है डाइवर्सिटी या विविधता है, उनके गुण बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता में प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को देना चाहिए। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। किसान, डॉक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में बताएं। बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे करना है यह बताएं और पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक करें। बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें और उनमें ज़्यादा जानने की उत्सुकता को जगाएं। बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। बच्चों को उनके एक्सपीरियंस से जोड़कर चीज़ों को समझाएं। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। बच्चों से जेंडर इश्यू पर डिस्कस करें और उनको बताएं। बच्चों को पंछियों के बारे में बताएं। बच्चों को मैप पर जगह ढूंढना बताएं, यह सब सिखाएं। मैप कैसे देखना है उसकी जानकारी भी दें। बच्चों को बताएं जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। बच्चों को फूलों के बारे में, उनको कैसे पहचानना है और उनकी विशेषताएं, ये सब बताना चाहिए। बच्चों को एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करवाएं। बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी, अपने बड़े लोगों, छोटे लोगों से कैसे बात करें। बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दें और बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाएं, जैसे आग से कैसे बचना है, ये इन सब के बारे में जानकारी दें। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताएं, जिससे वह उसे आसानी से समझ सकेंगे। बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में भी जानकारी दें और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएं, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। प्रश्न है आपका फर्स्ट, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है आलू, अरबी और प्याज। इन तीनों सब्जियों को हम तने के रूप में प्राप्त करते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, जंतु भोजन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? तो जंतु भोजन के लिए उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि?
क्यों कहा जाता है? तो वह पौधों और जीवों दोनों के जो उत्पादक होते हैं उनको ये खा जाते हैं। नेक्स्ट है आपका तिल चट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तो तिल चट्टे को सर्वाहारी में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी किस लिए कहा जाता है? तो ये मृतजीवों को खा जाते हैं इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ये मनुष्य के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक क्या है? तो ये है आपका शर्करा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन कैसे पदार्थ हैं? हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। वसा, कैल्शियम और फास्फोरस दूध के उत्पादों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हम विटामिन के रूप में शरीर के लिए प्रयोग करते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द आपका फंक ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? तो ये हैं विटामिन डी के कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को जब हम पॉलिश करते हैं तो थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन ए इसमें भंडारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दालों में किसकी अधिकता होती है? तो दालों में प्रोटीन की अधिकता होती है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फलों का जो सेवन है उनसे हमें विटामिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है? तो उत्तर होगा यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य होता है? तो विटामिन्स जो हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक होता है क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो भाप में पकाना ये भोजन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है परंतु ये क्या नहीं रहता? तो ये सुरक्षित नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका, भोजन पकाने का एक ढंग होता है भूनने का, ये कैसे विकसित होता है? तो ये सेकने से विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10% का नियम किसने दिया? तो ये लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शहद में है तो शहद में आपके शर्करा एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो सोयाबीन प्रोटीन का एक सर्वोत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग जो है स्थानांतरित होता है? तो 10% भाग स्थानांतरित होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता रहती है? तो सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिंडी में पाया जाता है तो भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो आपका नीम अलग होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो ये प्रोटीन जैसी होती है। नेक्स्ट है आपका, गैसीय अपशिष्ट है तो लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं आपका गैसीय अपशिष्ट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं तो ये शाकाहारी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ और पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।